नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। 11 बज रहे हैं, अभय जी हमारे साथ हैं। आप आप जो दर्शक हैं उनका भी स्वागत है। अभय जी, एक बड़ी अजीब चीज़ देखिए हम इसलिए पत्रकारिता के पुराने धर्म के हिसाब से सत्ता से सवाल करना हम नहीं छोड़ सकते और हमने जो लोगों से बातचीत की उनका ये कहना है कि जो लोकसभा में आजकल हो रहा है या जो हुआ इस पिछले सेशन में, उसको ध्यान में रख के लोगों की चिंता है कि भविष्य में क्या होगा, ये चिंता बड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से उन्हीं चीज़ों के बारे में भाषण दिया, जिसका वो पालन नहीं करते रहे हैं और लाल किले के भाषण के अंतर्विरोध क्या हैं, ये मैं आपसे पहला सवाल मेरे दिमाग में है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि इस पे अभय जी से पूछिए कि लाल किले के उनके संबोधन के अंतर्विरोध क्या हैं? अभय जी। देखिए, एक अंतर्विरोध तो देश की जनता को 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया और 16 अगस्त को वो अंतर्विरोध निकलकर सामने आ गया कि उन्होंने अपने भाषण के अंत में एक देश एक चुनाव वाले मुद्दे को उठाया, जो कि उनका बड़ा प्रिय मुद्दा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दे रखी है, जिसमें उन्होंने संस्तुति की है कि भाई एक देश एक चुनाव होना चाहिए, वरना लोकतंत्र को उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अब प्रधानमंत्री चाहते तो बड़े आराम के साथ में एक देश एक चुनाव का शुरुआती नमूना पेश कर सकते थे। अगले ही दिन चुनाव आयोग ने जब घोषणा की, चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का चुनाव और हरियाणा के चुनाव की तो घोषणा की, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को उससे काट के अलग कर दिया और उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उनका भी कोई जिक्र नहीं किया। एक महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। एक महीने बाद महाराष्ट्र चुनाव होने चाहिए, उसको नहीं टाला जा सकता है उन चुनावों को, वो संवैधानिक संकट वहां पैदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो सारी ताकत पहले हरियाणा में लगाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में काफी घोषणाएं वगैरह करना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ी उनके भाजपा के सामने दिक्कत क्या है? भाजपा के सामने दिक्कत यह है कि इन विधानसभा चुनावों में उसे अंदेशा है कि उसको नुकसान होगा, अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाएगी, माहौल उसके पक्ष में नहीं है। जहां उनकी सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी और काफी बढ़ गई है एंटी इनकम्बेंसी। तो ऐसे में जो नुकसान हो उसको न्यूनतम कैसे किया जाए? एक साथ कई राज्यों में हारेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अगर हार जो है वो किश्तों में हो, तो इसके लिए पूरा चुनाव आयोग के जरिए, चुनाव आयोग तो उनका प्यादा है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तो केवल कहने मात्र के लिए है, किश्तों में चुनाव कराया जाए। तो अब पहले कल बोले और आज उसका उल्टा कर दिया, यानी इसका मतलब पूरी केवल एक लफाजी थी। अब आप उनकी दूसरी लफाजी पे गौर कीजिए। वो ये बोले इसमें कि देश में जितने भी सिविल कोड हैं वो सारे के सारे कम्युनल हैं। ये शब्द उन्हीं के हैं, सिविल कोड शब्द भी उन्होंने बोला और कम्युनल शब्द भी उन्होंने बोला। यानी भारत के जितने भी विवाह कानून हैं सारे के सारे सांप्रदायिक। उन्हें एक सेकुलर सिविल कोड चाहिए, नरेंद्र मोदी ने ये कहा। आज सारे अखबारों ने लीड यही बनाई है, जैसे नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत ही एक नई बात कह दी है, एक नई फिलॉसफी पेश कर दी है। अब जरा थोड़ा सा इसके ऊपर, जिसको जरा भी भारत में जो सिविल कोड हैं, जो विवाह कानून हैं, उनकी जरा सा भी इतिहास पता हो, उसके लिए बहुत बड़ा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। हम और आप दोनों और सब लोग ये जानते हैं। मेरे ख्याल से लाउड इंडिया टीवी के लगभग सभी दर्शक इस बात को जानते होंगे कि जो हिंदू विवाह कानून है वो एक कम्युनल सांप्रदायिक विवाह कानून नहीं है, वो एक बहुधार्मिक विवाह कानून है। उसके अंदर हिंदुओं के साथ साथ, हम और आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, अगर हम सिख परिवार में पैदा होते, अगर हम बौद्ध परिवार में पैदा होते, अगर हम जैन परिवार में पैदा होते, तब भी इसी कानून के तहत हमारा विवाह होता, इसी कानून के तहत हमारा परिवार चलता और इसी कानून के तहत हमारे परिवार में उत्तराधिकार तय होता। तो एक ऐसा कानून है जो एक साथ 4 धर्मों को निर्देशित करता है। बिल्कुल ठीक। हाँ, अब उसको वो कह रहे हैं कि ये कम्युनल विवाह कानून है। किस लिहाज से ये कम्युनल? तो एक बहुधार्मिक विवाह कानून है। आप अगर आपकी मुख्य समस्या ये है कि मुसलमान 4 शादी करते हैं और उनका एक मुस्लिम सिविल कोड अलग है, तो उसके लिए तो आप एक
लेजिस्लेशन लाके, एक कानून लाके उसको बदल सकते हैं। उसके लिए एक यूनिवर्सल उसके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का और सेकुलर सिविल कोड का प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है आपको? अगर आपको 3 तलाक वाला ठीक किया कि नहीं किया कानून लगा के उन्होंने? इसी तरीके से वो मुसलमानों से चार शादी करने का अधिकार अगर छीनना चाहते हैं, मैं भी मानता हूं वो छीन लेना चाहिए अधिकार। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि एक मुस्लिम पुरुष को 4 शादियां करने का अधिकार हो, स्त्री को एक ना हो अधिकार। ये तो गलत बात है। छीन लेना चाहिए अधिकार। तो अब ये अधिकार जो छीन लेना चाहिए उनको, वो छीन ले वो अधिकार। उनकी चारों तरफ प्रशंसा होगी। मुस्लिम कट्टरपंथियों को छोड़ के, शरीयत जो ला करते रहते हैं उनको छोड़ के, और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होगी, वो नहीं करके एक पूरा ड्रामा कर रहे हैं, प्रपंच रच रहे हैं। ये सबसे बड़ा उनके उनके कल के भाषण का अंतर्विरोध है। इसकी कोई कोई इस लफाजी की कोई सीमा नहीं है। मैं आपको बताऊं, केवल आपने उसको किसी तरीके से कोई हम एक आकर्षक बात कह दें, इनके पास कोई नई बात कहने के लिए नहीं है, कोई नया काम करने के लिए नहीं है, एक आकर्षक बात कह दें, इसलिए ये एक फंडा ले आए, सेकुलर सिविल कोड ले आए। सेकुलर सिविल कोड का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द तो ईसाई मठ व्यवस्था की देन है, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में प्रयोग करते करते भिन्न अर्थों में इसका इस्तेमाल होता है। यानी राज्य जो है वो धर्म से अलग होगा, एक तो ये अर्थ हो गया उसका। दूसरा अर्थ उसका गैर धार्मिक हो गया। तो क्या सिविल कोड गैर धार्मिक होंगे? भाई आप क्या मुसलमान से अगर आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देते हैं, मुसलमान से आप अधिकार छीनोगे कि वो कुरान के मुताबिक निकाह ना करे? हिंदू से आप अधिकार छीनोगे कि वो 7 फेरे न ले? सिख से अधिकार छीनोगे कि वो गुरुद्वारे में जाके शादी ना करे? मतलब क्या करना चाहते हैं आप? ईसाई से अधिकार छीनोगे कि वो चर्च में नहीं जाए, अपनी धार्मिक विधियों और अपनी मजहबी विधियों और रीतियों से शादी ना करे? क्या करना चाहते हैं आप? सिविल कोड कैसे सेकुलर हो सकता है? सारे दुनिया में जो जितने भी परिवार हैं, उनका जो उत्तराधिकार का कानून है, उनके जो विवाह कानून है, वो सारे के सारे धार्मिक और धार्मिक, मजहबी और सांस्कृतिक परंपराओं से चलते हैं। सारी दुनिया में, अमेरिका में चलते हैं, ब्रिटेन में चलते हैं, फ्रांस में चलते हैं, भारत में चलते हैं, सब जगह चलते हैं। उसमें एक निहायती नादान तरीके से उसको एक सेकुलर सिविल कोड का नाम दे देना, सिर्फ अखबारी और मीडिया में सुर्खियां बटोरने की हरकत के अलावा मुझे तो और कुछ नहीं लग रहा है इसके अंदर। क्योंकि ये अपने आप में ऑक्सीमोरन, अपने आप में विरोधाभास है। मतलब ऑक्सीमोरन जो अलंकार होता है ना अंग्रेजी में, तो विरोधाभास है कि एक सिविल कोड कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता है। और ये इसका क्या मतलब हमने अब एक और बात, पूरे आप मन पूछिए। जी, हाँ, आप पूछिए। मैं ये कह रहा था कि इसका क्या मतलब, हाँ, मेरा ये कहना है कि इसका क्या मतलब हम ये निकालें कि जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे भाषण दिया, या जो सवाल उन्होंने खड़े किए, या जो घोषणाएं की, क्या उन्होंने मंत्रिमंडल में इसका जिक्र नहीं किया होगा? जरूर किया नहीं, होगा। बिल्कुल नहीं, बिना किसी से अगर नरेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी से नहीं पूछा, कुछ नहीं किया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इसकी जांच की जाएगी यही निकलेगा। भाई एक तो इन्हें ये पता है कि अब ये सब इनके पास कानून बनाने लायक संसदीय शक्ति है नहीं, इनका बहुमत खो चुके हैं ये। तो चूंकि इनको लगातार कहा जाता है इनकी सरकार कमजोर सरकार है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि जो बातें ये चुनाव से पहले करते थे वो सब काम कर नहीं सकते। इसलिए ये इस राष्ट्र के नाम राष्ट्र के नाम संदेश के मौके पर केवल एक लफाजी करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा इरादा अभी भी यही है। अब आप आइए, वो कह रहे हैं कि हम देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 30वीं अर्थव्यवस्था अभी हम कुछ दिनों में बन जाएंगे। उसके बाद जब 2047 आएगा तो हम दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब आप सोचिए इसके बारे में। हम लोग तो लाउड इंडिया टीवी के मंच पे इसकी चर्चा कर चुके हैं विस्तार के साथ में। अब आप देखिए, विश्व बैंक ने बिल्कुल ताजा, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आमदनी है, उसका 25% हासिल करने में भारत को अभी 75 वर्ष लगेंगे। चीन इस काम को 10 साल में कर लेगा। इंडोनेशिया इस काम को शायद 15 या 20 साल में कर लेगा, ऐसा उन्होंने कहा है विश्व बैंक ने। अब आप सोचिए, 75 साल लगेंगे आपको। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है? 37, जहां तक मेरी जानकारी है 37 लाख रुपए। डॉलर्स को मैं मोटे तौर पे रुपयों में कन्वर्ट करके बोल रहा हूं। 37 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी है।
भारत में है 2,12,000 रुपए। भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी 2,12,000 रुपए है। अमेरिका में 37 लाख रुपए से कुछ ज्यादा आमदनी है। 37 लाख का 25% हासिल करने में इनको इतना इतना समय लग जाएगा। ये तो इनकी हालत है। आप महंगाई, अभी आपने एक राष्ट्र नेशनल वो आपने अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी किया, है, बजट जारी किया है। आप बजट में रो रहे हैं कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं हम कर पा रहे, निजी क्षेत्र रोजगार के लिए सब्सिडी आप दे रहे हैं, रोजगार पैदा हो। तो जिस देश में कुपोषण के शिकार करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं, खुद सरकार का आंकड़ा है, करोड़ों लोगों की जो शारीरिक ग्रोथ है, शारीरिक विकास जो है उनका स्टंटेड हो चुका है, रुक चुका है, यानी वो जितनी लंबाई होनी चाहिए उतनी लंबाई उनको नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री लगातार इन सब बातों से ऐसे कोई बातें हो ही नहीं। वो मुतवातिर हर मंच पे ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार निरंतर ये झूठ बोल रहे हैं। अभी ये झूठ जो उन्होंने भाषण में बोला है, इससे पहले कई भाषणों में बोल चुके हैं झूठ ये, कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी इतनी है, फिर इतनी हो जाएगी, फिर हम इतनी कर देंगे। अभय जी, तो अभय जी, जी अभय जी, इसमें एक तो इस सवाल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि देश के अर्थशास्त्री इस सवाल के ऊपर खामोश क्यों हैं। एक दो नाम आते हैं जिनका आप भी जिक्र करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन बाकी सारे देश के अर्थशास्त्री इस सवाल के ऊपर तीसरी और पांचवी अर्थव्यवस्था और हमारी बेकारी और महंगाई, इन सवालों के ऊपर खामोश क्यों है। पर इससे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भारतीय जनता पार्टी अपना अगला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। कौन अध्यक्ष बनेगा, तरह तरह के नाम आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव बनेंगे क्या, स्मृति ईरानी बनेंगी क्या, केशव मौर्य का नाम आया और डूब करके फिर से चंबल में डूब गया या जमुना में डूब गया, वो खत्म हो गया। उन्होंने बार बार ये अपनी तरफ से बताने की कोशिश की कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा हूँ, तो वो कहीं है नहीं। और उधर संघ कह रहा है कि हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को बताती है, जिसके इतने सदस्य हैं, जिसमें इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, जो सरकार चला रही है, ये अपना अगला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। या जेपी नड्डा को फिर एक संविधान संशोधन करके फिर उनको कहा जाएगा कि आप साल भर जब तक चुनाव नहीं होते तब तक आप अध्यक्ष बने रहें। देखिए, पहले तो आपने पहली बात कही, उसमें 2 पंक्तियों में मैं उसकी सफाई दे दूं। वो वक्त अब निकल गया है जब अर्थशास्त्री इस सवाल पे नहीं बोल रहे थे। अब बहुत बड़े पैमाने पर रोज तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री इन सवाल पे बोलता है कि भारत की जिस ग्रोथ का दावा किया जा रहा है, जिस जीडीपी का दावा किया जा रहा है, ये दावा ठीक नहीं है। रिजर्व बैंक ने जो रोजगार बढ़ाने का दावा किया है, ये मेथोडोलॉजी गलत है, ये दावा ठीक नहीं है, ये दावा नहीं किया जाना चाहिए। रोज छपता है कहीं ना कहीं। मैं तो जानबूझ के इन तरह के बहुत बहुत ही मैं नजर रखता हूं इन चीजों के ऊपर कि ये सब, क्योंकि माहौल लगातार बदल रहा है। अब सरकार के हर दावे का अर्थशास्त्रियों द्वारा खंडन किया जा रहा है। वो सारा खंडन बहुत ही एकेडमिक किस्म की भाषा में होता है, और तो हम लोग उनको पढ़ के सरल भाषा में अपने श्रोताओं और दर्शकों के सामने रख सकते हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। एक जमाना में ये बात थी, सरकार बातें करती रहती थी, कोई खंडन नहीं करता। अब जो सरकार के चाटुकार अर्थशास्त्री हैं उनको छोड़ के अब ऐसे कई अर्थशास्त्री सामने आ गए हैं। केवल अरुण कुमार जी नहीं रहे, अरुण कुमार जी के साथ अब बहुत से लोग खड़े हुए हैं लाइन में, जो तमाम एक एक बात का खंडन कर रहे हैं कि सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है, सरकार जो कह रही है गलत कह रही है, ये रिजर्व बैंक का जो डेटा है गलत है, ये जो पूरा क्लेम दावा है गलत है। ये बहुत आ रहा है। अब दूसरी बात आपने पूछी थी भाजपा के अध्यक्ष के बारे में। देखिए, अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की एक बैठक राजनाथ सिंह जी के घर में हुई। निश्चित रूप से मैं मानता हूं आपके पास ये खबर होगी। उस बैठक में मैं तब यहाँ तक भी यहाँ नहीं, एक मिनट, यहाँ भी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अब तक ये बैठकें श्री अमित शाह के घर पे होती थी, राजनाथ सिंह वहां जाते थे। अब राजनाथ सिंह के घर हो रही है और अमित शाह जी वहां जा रहे हैं, क्या ये भी कोई संकेत है अभय जी? भाई, वो तो जब से भाजपा की सरकार गई है, एनडीए सरकार बनी है, उसमें किसी एक व्यक्ति का अगर कद सबसे ज्यादा बढ़ा है तो राजनाथ सिंह जी का कद बढ़ा है। एनडीए की सारी बैठकें राजनाथ सिंह जी घर पे होती है। एक तरह से राजनाथ सिंह जी को अनौपचारिक रूप से ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे।
देखिए वो संघ की मेरा मानना है कि गडकरी जी का चूंकि स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहता है, वो राजनाथ सिंह जी अगर मोदी जी का विकल्प ढूंढना चाहते हैं तो वो संघ की मेरे ख्याल से पहली पसंद होंगे। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी जी का विकल्प ढूंढना चाहता है तो राजनाथ सिंह जी संघ की पहली पसंद होंगे उसमें। जो अभी ये आप क्यों भाजपा का कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये आपने क्यों कहा कि मोदी जी का विकल्प संघ ढूंढना चाहता है? वो तो क्यों नहीं ढूंढना चाहता, 100% ढूंढना चाहता है। क्योंकि अगर विधानसभा के चुनाव में भाजपा की हार होती है तो मोदी जी का विकल्प सभी लोग तलाशने लगेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी सोचेंगे कोई और नेता होना चाहिए 240 बीजेपी की सांसदों का। नीतीश कुमार भी सोचेंगे कोई और नेता होना चाहिए दो इनका। मोदी जी की हालत बहुत खस्ता है। आपने मोदी जी का देखा नहीं क्या स्थिति थी लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने जब मनमोहन सिंह लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे तो उन्होंने एक समांतर झंडा फहराया था। आप तब का भाषण देख लीजिए और अभी का भाषण देख लीजिए, वो भी रिकॉर्ड में है और ये भी रिकॉर्ड में है। आपको इतना बिखरा हुआ, इतना हिला हुआ भाषण, अभी बजट सेशन में मोदी जी का प्रदर्शन क्या रहा? मोदी जी अच्छा प्रदर्शन तो अनुराग ठाकुर का था। मोदी जी का प्रदर्शन इतना खराब था कि किसी ने उसका उल्लेख ही नहीं किया है बाद में। किसी पत्रकार ने ये तक नहीं कहा कि इन्होंने, लोग भूल ही गए हैं कि इन्होंने क्या बोला। बोले बहुत देर, लेकिन बहुत ही खराब बोले। तो मोदी जी में जो एकमात्र योग्यता थी अच्छा भाषण देने की, उसमें भी उसका भी क्षय हो गया है। इसके अलावा तो कोई योग्यता उनमें थी नहीं। एकमात्र योग्यता थी अच्छा भाषण देने की, उसका उसमें भी बड़े पैमाने पर गिरावट आ गई है। तो जो मीटिंग हुई थी राजनाथ सिंह जी के घर पे, उस मीटिंग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनके सामने स्पष्ट कर दिया है कि आप जल्दी ही एक कार्यकारी, नड्डा जी को हटाइए, एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कीजिए और आगे जाके वो कार्यकारी अध्यक्ष ही पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा। और साफ कह गए हैं वो लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से, इस अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट मिंसिंग द वर्ड, बिना किसी हीले हवाले के, तो साफ कह गए हैं कि भाजपा का अध्यक्ष हमसे पूछे बिना नहीं बनाया जाएगा। जिसको हम जब तक हमारी मोहर नहीं होगी भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनेगा। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की लगाम अमित शाह और मोदी के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लेना चाहता है। अब अमित शाह और मोदी को यह तय करना है कि इससे पहले कि भाजपा का नया अध्यक्ष संघ की पसंद का बन जाए, उससे पहले वो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं कि नहीं हटाना चाहते। क्योंकि उसके बाद बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो भूपेन्द्र चौधरी को नया अध्यक्ष आएगा, वो भूपेन्द्र चौधरी को हटा के नया अध्यक्ष बना देगा उत्तर प्रदेश भाजपा का। और यूपी की भाजपा जिस वक्त योगी के खिलाफ खड़ी हुई है, वो उनके साथ खड़ी हो जाएगी और केंद्रीय भाजपा भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो ये अब तो इन्हें बहुत सारे पूरी अपनी राजनीति को रिकैलिब्रेट करना होगा अमित शाह और मोदी को, क्योंकि संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हस्तगत करना चाहता है। और उसका कहना ये है, चाहे आप इंद्रेश कुमार के वक्तव्यों को देखें, चाहे आप रतन शारदा के वक्तव्यों को देखें, चाहे मोहन भागवत के वक्तव्य को देखें, उनकी मुख्य चिंता ये है कि बहुत सी बातें उन लोगों ने कही है, लेकिन उनकी केंद्रीय चिंता क्या है? उनकी केंद्रीय चिंता यह है कि भाजपा का कार्यकर्ता बर्बाद, तबाह और बर्बाद हो गया है। उसने राजनीतिक रूप से सोचना बंद कर दिया है। वो सरकार की योजनाओं का प्रचार करता रहता है। उसकी पहलकदमी बिल्कुल चली गई है, बिल्कुल एकदम। भाजपा अब कार्यकर्ता आधारित पार्टी उस तरह से नहीं रही जो संघ ने मोदी को थमाई थी। तो संघ दोबारा उस पार्टी को वापस जीतना चाहता है, अपने हाथ में लाना चाहता है। वैसे भी पूरी भाजपा संघ के प्रचारकों से और जो संगठन मंत्री है उनसे भरी हुई है। अब ये संघ को मौका मिला है, वो और जैसे ही संघ के हाथ में भाजपा आई, उसका नियंत्रण जो है वो सरकार के ऊपर भी बहुत पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हो जाएगा। तो वो तो होना ही वाला है। ये देखिए, संघ और मोदी के बीच बात यही है। बहुत सी बाकी बातें बहुत सी हैं। मुख्य विवाद ये है कि भारतीय संगठन पर कौन नियंत्रण करेगा। जिसका संगठन में नियंत्रण होगा उसका सरकार पर भी नियंत्रण होगा। तो लेकिन ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, क्योंकि अब तक पार्टी का 2014 के बाद से सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि नया अध्यक्ष जो बनेगा, कार्यकारी अध्यक्ष हो या संगठन का दखल सरकार के कामकाज में और दिशा निर्देश में रहेगा, आप ये कह रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है भारतीय जनता पार्टी की नीति में। 100% रहेगा। कार्यकारी अध्यक्ष भी संघ की मर्जी से बनेगा।
भाई इन्होंने नड्डा जी को जो विस्तार दे रखा है, इससे संघ बहुत नाराज है। नड्डा से तो सबसे ज्यादा नाराज है। नड्डा नहीं तो वो अत्यंत विवादास्पद वक्तव्य दिया था कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, संघ हम अब बड़े हो गए, हम ताकतवर हो गए, हम अपना संचालन खुद कर सकते हैं। और ये बिल्कुल। चुनावी नतीजे आने से पहले देने की जरूरत देखिए क्या थी इनकी। तो आप इन बातों को देखिए, संघ कोई खुल के सरकार ऐसी कोई काम नहीं करेगा इससे उसकी सत्ता गड़बड़ा जाए या लगे कि मोदी जी को धक्का मार के कुर्सी से गिरा देना चाहते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जिसमें मोदी जी को संघ की ताबेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। आप देखिए ना, हम बजट से पहले उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को कहा, मोदी जी की सरकार ने कहा कि आप चाहिए, आप संघ की शाखाओं में आप जा सकते हैं। मतलब बहुत तरह के ये वही दबाव था, दबाव काम कर रहा था, वरना ये काम तो मोदी जी 10 साल से सत्ता में थे, पहले भी कर सकते थे ना। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय, हमने पिछली बार बात की थी, इस बार मैं फिर उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय स्थिति को लेकर के, कि एक तो अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में। क्या होगा पता नहीं, अमेरिका के लोग भी नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कमला हैरिस जीतेंगी, कुछ लोग कह, एक बड़ा दूसरा उतना ही बड़ा वर्ग कह रहा है कि ट्रंप जीतेंगे। बहरहाल जो भी जीते, लेकिन भारत के ऊपर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इतना जरूर है कि ट्रंप अगर जीते तो मोदी जी हिंदुस्तान में मजबूत हो सकते हैं, और क्योंकि अमेरिका का पूरा समर्थन मोदी जी के साथ होगा, जो शायद अभी कमला हैरिस के समय नहीं है, ऐसा अंदाजा है लोगों का। एक तो आपसे ये पूछना है। दूसरा मुझे ये पूछना है, जो ईरान वाला मसला चल रहा है इसराइल का, तो इसराइल के ऊपर जो भी विश्व जनमत जैसी कोई चीज है, वो कहीं कोई असर रख नहीं रही है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो। मैंने पिछली बार भी सवाल पूछा था, पर ये स्थिति दिनों दिन, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि कई चैनल, पहले एक चैनल ये काम करता था, अब सारे चैनल ये बता रहे हैं कि युद्ध अवश्य भावी है और युद्ध होने जा रहा है। और वो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि यूक्रेन ने हिम्मत करके रूस के अंदर हमला कर दिया है, सैनिक हमला कर दिया है। रूस परेशान है। तो इस अंतरराष्ट्रीय स्थिति का जो जो रास्ता है, कहीं विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, क्षेत्रीय युद्ध की तरफ जाएगा। अच्छा, आप देखिए इस मसले को लेकर कितने चिंतित हैं। पिछली बार भी आपने इस पर चर्चा की थी, हम लोगों ने चर्चा की थी। इस बार फिर इस मसले को उठा रहे हैं। क्या मोदी जी इस मसले को लेकर चिंतित हैं? बिल्कुल चिंतित नहीं है। क्या भारत की विदेश नीति इस मसले को लेकर चिंतित है? भारत की विदेश नीति की स्थिति यह है कि ये लोग तो बिल्कुल अपने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, उसमें होने वाली घटनाओं का भी पूर्व आकलन नहीं कर पाते हैं। ये आकलन नहीं कर पाए कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी जो है वो भागने वाले हैं, उनकी के तालिबान कब्जा करने वाला है सत्ता पे। ये आकलन भारत की विदेश नीति नहीं कर पाई, भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान नहीं कर पाया। उसके बाद में ये भी आकलन नहीं कर पाए कि मालदीव में जो भारत समर्थक प्रधानमंत्री हैं वो हारने वाले हैं और मोहम्मद म्यूज्जू बन जाएंगे, जो एक एक भारतीय सैनिक को मालदीव से निकाल के बाहर करेंगे। ये आकलन भी नहीं कर पाए वो। ये भी आकलन नहीं कर पाए कि बांग्लादेश में शेख हसीना के हाथ से सब बात निकल गई है, फौज और पुलिस दोनों उनका आदेश मानने से इनकार कर रही हैं, उनको अब भागना पड़ेगा। ये भी आकलन नहीं कर पाए। आप सोचिए, जिस सरकार की विदेश नीति और जिस सरकार का सुरक्षा प्रतिष्ठान बिल्कुल अगल बगल के देशों में क्या हो रहा है, जहां पे रॉ और आईबी के अफसर भरे हुए हैं। तो इन देशों में रॉ और आईबी के अफसर भरे हुए हैं। ये बिल्कुल भारत जैसे ही देश हैं। जब उन देशों का आप नहीं कर पाए आकलन, तो ये क्या आकलन करेंगे कि अमेरिका में क्या होने वाला है? कुछ नहीं। ये सब भगवान भरोसे चल रहा है पूरा का पूरा मामला। मेरी जहां तक जो वहां कनाडा से और अमेरिका से हम लोगों के मित्र मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मुझे लगता है कि कमला हैरिस को जैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, और शुरू में ओबामा ने उनको तुरंत समर्थन नहीं दिया, लेकिन जब ओबामा ने और ओबामा की पत्नी ने मिशेल ओबामा ने भी उनको समर्थन दे दिया कमला हैरिस को, उसके बाद में बहुत तेजी के साथ में कमला हैरिस का ग्राफ बढ़ा है। और उसके ग्राफ को बढ़ते देखकर ट्रंप ने बहुत ज्यादा आपत्तिजनक किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। और ट्रंप ने कुछ इस तरह की बातें करनी शुरू की जिससे
अमेरिका का वोटर जो है ना, कल्पना करने लगा है कि ये अगर प्रधानमंत्री, ये मुख्य राष्ट्रपति बन गया तो क्या करेगा। देखिए, ट्रंप ने जो बातें कही उससे लगता है कि अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में है। और उससे जिस तरह मोदी जी ने कहा ना था 400 पार, उसके बाद हिंदुस्तान का मतदाता कल्पना करने लगा कि ये 400 पार चले गए तो क्या होगा। उसी तरीके से वो लोग भी कल्पना करने लगे हैं कि ये क्या, तो इसलिए ट्रंप ने अपनी स्थिति बहुत कमजोर कर ली है। मैं भी नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो पहले लग रहा था कि बाइडेन के जमाने में कि ट्रंप जो है वो जीत ही जाएंगे चुनाव, अब ऐसी स्थिति वहां पर नहीं लग रही है। मुझे तो अब ट्रंप से ज्यादा संभावना यही लग रही है, कमला हैरिस उसको हरा देंगी और हराने के बाद ट्रंप की तरफ से बड़ा उत्पात मचाया जाएगा। जैसे पिछली बार उन्होंने उत्पात मचाया था, उन्होंने व्हाइट हाउस खाली करने से इनकार कर दिया। तो उस तरह की स्थिति अब तो व्हाइट हाउस में है नहीं, वो नहीं कर सकते, लेकिन वो ये तो इनकार करेंगे कि हम इस नतीजों को नहीं मानते। तो अमेरिका में अमेरिकी लोकतंत्र भी जो है एक बड़े संकट का सामना कर सकता है इस समय। और ट्रंप के जीत इस वक्त अमेरिका भारत से काफी नाखुश है। मोदी जी जो रूस गए हैं उसको लेके अमेरिका भारत से नाखुश है और आधिकारिक रूप से उसने बयान दिया है मोदी जी के रूस दौरे के खिलाफ। अभी मैं बात तो करना चाह रहा था ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध, जो भारतीय चैनल जिस तेजी से उसके बारे में बात कर रहे हैं, कितनी वास्तविकता है। लेकिन मैं अमेरिका के बारे में एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका जिस तरीके से, जैसे अब वो उसने अपने पोत भेज दिए हैं ईरान के पास, अपने युद्ध पोत, यूक्रेन में वो समर्थन दे ही रहे हैं। जहां जहां उत्पात हो रहा है या चीन को और ताइवान वाले मसले पे वो साथ खड़ी हैं ताइवान के कि किसी भी समय हम युद्ध कर सकते हैं। अमेरिका इस दबाव को, अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्या इस दबाव को झेल पाएगी, या ये जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति में अमेरिका का जो चौधरीपना है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, अमेरिका का चौधरीपना तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से अभी भी अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है और दूसरे देश उससे काफी पीछे हैं। आज भी अमेरिका की जो सामरिक ताकत है वो यूरोप की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यूरोप बहुत ज्यादा निर्भर है अमेरिका के ऊपर। आज भी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ी ताकत है। तो ट्रंप के अमेरिकी परिदृश्य पे उभरने से अमेरिकी राजनीति में एक तरह की अस्थिरता आई है, क्योंकि वो ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका किधर जाएगा इसके बारे में खुद ट्रंप के समर्थक भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो और जो श्वेत नस्लवाद है, ट्रंप उसकी नुमाइंदगी करते हैं और वो जो बाहर से लोग अमेरिका आते हैं जो उन सब के खिलाफ बोल रहे हैं कि एक पागलों को और सनकियों को और कोड़ियों को दुनिया भेजती है अमेरिका, इस तरह की बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो अमेरिका की राजनीति ट्रंप की मौजूदगी की वजह से कुछ अस्थिर हुई है। अगर ट्रंप ये चुनाव हार जाए तो मैं ये मानता हूं कि अमेरिका की राजनीति में से ये अस्थिरता निकल जाएगी और अमेरिका फिर से, जो विश्व की नंबर 1 ताकत वो है ही, फिर से वो अपने रंग रुतबे को ठीक से लागू कर पाएगा, जिसको लागू करने में ट्रंप की वजह से काफी दिक्कत हो रही है, उसको मुश्किल हो रही है। जहां तक युद्ध का सवाल है, इसको आप कह रहे हैं, ये युद्ध तो कभी भी हो सकता है, ये युद्ध तो कभी भी हो सकता है। मैं भी इस बात से आपकी सहमत हूं, वो युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध होगा फिर उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, कितना कहाँ क्या असर पड़ेगा, कौन क्या उसमें रुख अख्तियार करेगा, युद्ध कौन से रास्ते खुलेंगे, कौन से रास्ते बंद होंगे, उसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन इस संभावित युद्ध का एक फायदा तो अपने देश को, भारत को हो गया कि बहुत सारी वो कंपनियां जो चीन में काम कर रही थी, जिसमें एप्पल एक बड़ा उदाहरण है, उन लोगों ने अपना सारा तामझाम या सारी अपनी कार्रवाई जो चीन में रहकर कर शंघाई में कर रहे थे, उन्होंने सारी चीज हिंदुस्तान में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। और शायद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अब हिंदुस्तान में आना चाहती है। ये अलग बात है कि वो कितने जॉब क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कहा बहुत जा रहा है। लेकिन जिस ऑटोमेशन के या जिस एआई के आधार के ऊपर सारी चीजें करने की कोशिश हो रही है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सामान्य जनता को रोजगार मिल पाएगा या उसकी समस्या रोजगार की भारत की हल हो पाएगी। लेकिन हाँ, एक बड़ा सेक्शन जिसको हम
जिसका जीडीपी में बड़ा, जो जीडीपी का नायक है, जो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, इनको जरूर फायदा होगा। तो मेरा मानना यह है कि ये आपदा में एक अवसर, मोदी जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, तो विश्व की आपदा में हिंदुस्तान के लिए एक अवसर शायद निकल रहा है कि भारत में बहुत सारे मल्टीनेशनल्स अपना उद्योग यहाँ शिफ्ट करें और यहाँ चीजें बनाएं, लेकिन हम तो रह जाएंगे मजदूर के मजदूर ही, ये सवाल खड़ा हुआ है। अभय जी, इसके ऊपर कोई टिप्पणी हो तो देखिए, कीजिए, नहीं इसमें तो मैं फिर तो, हम। जहाँ तक मेरी जो बहुत ही कमजोर सी जानकारी है, मैं ये मानता हूँ कि भारत पहले से ही जो सेल फोन बनाने वाली इंडस्ट्री है, मोबाइल बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसका एक बड़ा हब बना हुआ है भारत, बड़े पैमाने पे बड़ा हब। तो जब चीन से अगर इस तरह की कोई इंडस्ट्री भारत में शिफ्ट होती है, तो वो कोई नया क्षेत्र नहीं शिफ्ट हो रहा है भारत, तो वो तो शिफ्ट हुआ है, ये बात आपकी सही है। लेकिन क्या ये और दूसरे क्षेत्रों में भी ये इस तरीके से चीन से शिफ्ट हुआ है? बजट के अंदर जिस तरह चीनी पूंजी को भारत में लाने के लिए गुंजाइशें पैदा करने की चालाक कोशिश की गई है, इसका प्रोफेसर अरुण कुमार ने भंडाफोड़ किया है। जी, जिस तरीके से पूरी गुंजाइश, एक पूरी बहस चला दी गई है कि चीन की पूंजी को भारत आने दिया जाए, सब लोग कह रहे हैं उसमें। उससे लगता यह है कि भारत एक चीन की सप्लाई चेन का हिस्सा भी बन सकता है, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से पराजय होगी। चीन की हम अधीनता से स्वीकार कर लेंगे उसमें। तो ये पूरी परिस्थिति किस तरफ जाएगी, इस पे हम लोगों को नजदीकी निगाह रखनी पड़ेगी। धन्यवाद अभय जी। आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं और अगले रविवार बहुत सारी घटनाएं घट चुकी होंगी, उनके ऊपर आपकी नजर भी रहेगी और हम उनके बारे में बातचीत भी करेंगे, क्योंकि जितने सवाल आज खड़े हुए हैं, ये सारे सवाल, एक जिसको वो एक नया शब्द आया है ना, डेवलपिंग स्टोरी, तो ये बेसिकली डेवलपिंग कॉन्ट्रडिक्शंस और डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने अगले रविवार और प्रखर रूप में या अपने तीखे रूप में सामने आएंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। अभय जी, अभी आज्ञा दीजिए। और मित्रों, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम और आपका कमेंट क्या है, जरूर बताइए। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।